पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में जब भी इस्लामिक बैंकिंग की बात होती है तो सबसे पहले एक ही नाम माइंड में आता है, मिज़ान बैंक। लेकिन अब मार्केट में एक और बैंक डिस्कशन में आना शुरू हो गया है, फैसल बैंक। कुछ साल पहले तक फैसल बैंक एक कन्वेंशनल बैंक था, लेकिन अब ये फुली इस्लामिक बैंक में कन्वर्ट हो चुका है। और इंटरेस्टिंग चीज़ सिर्फ कन्वर्जन नहीं है, बल्कि कन्वर्जन के बाद जो डिपॉजिट ग्रोथ इम्प्रूव हुई है, करंट अकाउंट्स जो हैं रफली 40% तक पहुंच गए हैं और फंडिंग स्ट्रक्चर भी स्ट्रॉन्ग होता हुआ नज़र आ रहा है। और जैसे कि आप जानते हैं, इस्लामिक बैंक्स में जनरली करंट अकाउंट्स का रेशो हायर होता है, क्योंकि बहुत से कस्टमर्स नेचुरली इंटरेस्ट बेस्ड रिटर्न्स अवॉइड करना प्रेफर करते हैं। इसी वजह से मिज़ान बैंक का करंट अकाउंट रेशो आपने देखा होगा कि वो हिस्टोरिकली काफ़ी अच्छा है। और बैंकिंग बिजनेस में हायर करंट अकाउंट्स का मतलब होता है लोअर फंडिंग कॉस्ट और पोटेंशियली बेटर प्रॉफिटेबिलिटी। लेकिन अब स्टोरी और भी इंटरेस्टिंग हो गई है, क्योंकि रिसेंटली मेपल लीफ सीमेंट ने भी फैसल बैंक में अप टू 30% स्ट्रेटेजिक स्टेक से रिलेटेड अप्रूवल्स रिसीव करने शुरू कर दिए हैं। और नेचुरली मार्केट ये सवाल पूछ रही है कि क्या फैसल बैंक जेन्युइनली पाकिस्तान का नेक्स्ट मेजर इस्लामिक बैंकिंग फ्रेंचाइज बन सकता है, या मार्केट एक्सपेक्टेशंस ऑलरेडी रियलिटी से आगे निकल चुकी हैं। मैं और आप रोज़ाना बैंक्स यूज़ करते हैं, सैलरी रिसीव करते हैं, बिल्स पे करने के लिए या फिर पैसे ट्रांसफ़र करने के लिए। लेकिन इन्वेस्टिंग में एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट होता है, ओनर्स वर्सेस कंज्यूमर माइंडसेट। इसको मैं रिच वर्सेस पुअर माइंडसेट भी कहता हूँ। ज़्यादातर लोग सिर्फ बैंक्स के कस्टमर रहते हैं, लेकिन कुछ लोग स्टॉक मार्केट के थ्रू उन्हीं बिजनेसेस के पार्टनर्स भी बन जाते हैं। और ओनर की नज़र सिर्फ मोबाइल ऐप या ब्रांच नेटवर्क पर नहीं होती, बल्कि बिज़नेस की इकोनॉमिक्स पर भी होती है। बैंक डिपॉजिट्स कितने अट्रैक्ट कर रहा है, उसमें से करंट अकाउंट कितने हैं, और प्रॉफिटेबिलिटी स्ट्रक्चरली इम्प्रूव हो रही है या नहीं, इन सब चीज़ों पे नज़र होती है। और इसी लेंस से आज हम फैसल बैंक को डिटेल में ब्रेक डाउन करेंगे। पहले, इस्लामिक कन्वर्जन के बाद बिजनेस में क्या मीनिंगफुल चेंजेस आई हैं। दूसरा, 2026 में बैंक की प्रॉफिटेबिलिटी और आउटलुक कैसी लग रही है। और तीसरा, वो इम्पोर्टेंट रिस्क्स और स्ट्रक्चरल रियलिटीज़ जो इन्वेस्टर्स को समझना ज़रूरी है। आइए स्टार्ट करते हैं। तो शुरू करते हैं अपने पहले और सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट से, करंट अकाउंट्स। बैंकिंग इंडस्ट्री में किसी भी बैंक की प्रॉफिटेबिलिटी को डिटरमिन करने के लिए मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं, लेकिन उन सब में से सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है फंडिंग कॉस्ट। यानी कि डिपॉजिटर आपके पास जो पैसा रखवाया हुआ है, आपने उसको उस पर कितना रिटर्न देना है। बैंकिंग बिजनेस असल में काफ़ी ज़्यादा सिंपल होता है। बैंक कस्टमर से डिपॉजिट्स लेता है और उन्हीं पैसों को आगे फाइनेंसिंग लोन के तौर पे दूसरे कस्टमर्स को दे देता है। और डिपॉजिट्स की कॉस्ट या डिपॉजिट्स पे कितना प्रॉफिट देना है और लेंडिंग यील्ड यानी कि लोन किस रेट पे दिया हुआ है, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस बनता है वो एक्चुअली बैंक की प्रॉफिटेबिलिटी को ड्राइव करता है। इसीलिए हर डिपॉजिट इक्वली वैल्यूएबल नहीं होता बैंक के लिए, क्योंकि डिफरेंट प्रॉफिट अर्न कर रहे होते हैं। सेविंग्स अकाउंट में बैंक को कस्टमर को रिटर्न देना पड़ता है, जबकि करंट अकाउंट्स में इफेक्टिवली कोई रिटर्न पे नहीं किया जाता। और इसी वजह से करंट अकाउंट्स बैंकिंग इंडस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आइए आपको एक मज़े का किस्सा सुनाता हूँ। आज से कुछ महीने पहले मैं एक बैंक में अकाउंट खुलवाने गया। तो जैसे जैसे अकाउंट ओपनिंग के फॉर्म्स वगैरह फिल हो रहे थे, साथ साथ मैं बैंक मैनेजर से बातें भी करता जा रहा था। उनसे समझने की कोशिश कर रहा था अपनी इन्वेस्टिंग को इम्प्रूव करने के लिए, कि सारे बैंक्स जो हैं उनकी ब्रांचेज़ होती हैं। इवन अगर आप सारे बड़े बैंक्स भी देख लें, उनकी हर जगह ब्रांचेज़ होती हैं, लेकिन करंट अकाउंट की परसेंटेज बैंक्स में डिफरेंट हो सकती हैं। तो मैं उनसे समझना चाह रहा था कि ये डिफरेंस जो है ये कैसे क्रिएट होता है। सो ये कॉन्वर्जेसन जो है वो चलती गई, लेकिन फिर मुझे बैंक मैनेजर ने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताई। और उन्होंने मुझे बताया कि जब मेरे पास कोई भी कस्टमर आता है, मैं उसको ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटीज़ देता हूँ। हमारी एटीएम मशीन्स के बारे में बताता हूँ, हम लोग जो कार्ड से फैसिलिटीज़ दे रहे होते हैं उसके बारे में बताता हूँ, और मेरी कोशिश होती है कि उसके बदले वो हमारे साथ एक करंट अकाउंट ओपन कर ले। और फिर उन्होंने मुझे बताया कि इस्लामिक बैंकिंग का यही एडवांटेज है कि जब कस्टमर आपके पास आ रहा होता है आपकी ब्रांच में, और वो देख के आ रहा होता है, इस्लामिक बैंकिंग देख के अट्रैक्ट होकर आ रहा होता है, तो उसका माइंड पहले से ही थोड़ा बहुत बना होता है कि मेरे लिए करंट अकाउंट ही बेहतर है। तो इसी वजह से आप देखेंगे कि जो इस्लामिक बैंकिंग नेटवर्क है उसके करंट अकाउंट्स कन्वेंशनल इंडस्ट्री से बेहतर हैं। नंबर्स से भी इस कॉन्सेप्ट को और क्लियरली समझ लेते हैं। आजकल इंटरेस्ट रेट रफली 11 के आसपास चल रहे हैं,
और एवरेज लोन के रेट भी तकरीबन 11 से 12% की रेंज में चल रहे हैं। सो करंट अकाउंट्स पे बैंक पूरा 11 से 12% का स्प्रेड जो है वो अर्न कर लेता है, लेकिन सेविंग्स अकाउंट पर बैंक को अपने कस्टमर को रफली साल का 8-9% रिटर्न देना पड़ता है। यानी सेविंग्स अकाउंट पर बैंक का स्प्रेड सिर्फ 3 से 4% के आसपास रहता है, और दूसरी तरफ करंट अकाउंट पे ऑलमोस्ट 11 to 12%। यानी कि बैंक के लिए करंट अकाउंट 3 to 4 टाइम्स मोर अर्न करके दे रहा होता है। फैसल बैंक के पास रफली 1500 अरब रुपए के डिपॉजिट्स हैं, और इसमें से तकरीबन 40% करंट अकाउंट्स हैं। इसी डिपॉजिट साइज़ के जो कन्वेंशनल बैंक्स हैं उसमें अगर आप करंट अकाउंट की परसेंटेज देखेंगे तो वो 25 से 30% है, लेकिन फैसल बैंक की 40% है, जो कि कन्वेंशनल इंडस्ट्री से काफ़ी बेहतर है। और इसी ट्रेंड का इम्पैक्ट फैसल बैंक के नंबर्स में भी क्लियरली नज़र आता है। 2019 तक फैसल बैंक का करंट अकाउंट रेशो रफली 30% था। उस वक़्त ये बैंक कन्वेंशनल होता था, लेकिन इस्लामिक कन्वर्जन के बाद ये ग्रेजुअली बढ़कर अराउंड 40% तक पहुंच गया। अब चलते हैं अपने दूसरे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पे, और वो है डिपॉजिट फ्रेंचाइज। डिपॉजिट फ्रेंचाइज क्या है? डिपॉजिट फ्रेंचाइज एसेंशियली उन बैंक्स की स्ट्रेंथ होती है जहां डिपॉजिटर्स नेचुरली खुद आकर पैसे रखने में कंफर्टेबल फील करते हैं। इन बैंक्स की वाइड स्प्रेड ब्रांचेस भी होती हैं, एटीएम्स जो हैं ऑलमोस्ट हर इलाके में अवेलेबल होती हैं, और कस्टमर्स जनरली इंस्टीट्यूशन पर ट्रस्ट भी फील करते हैं क्योंकि इतना बड़ा बैंक होता है। और जब कस्टमर्स नेचुरली डिपॉजिट्स ला रहे हों खुद चलकर, तो डिपॉजिट ग्रोथ अचीव करना भी आसान हो जाता है। और जैसे मैंने आपको बताया, जब कस्टमर खुद चलकर आ रहा हो और स्ट्रॉन्ग बैंक का नेटवर्क और उसकी फैसिलिटीज़ भी इंजॉय करेगा फ्यूचर में, तो करंट अकाउंट ओपन करवाने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। तो अब तक हमने ये समझ लिया इस्लामिक बैंकिंग कन्वर्जन, करंट अकाउंट्स की इम्पोर्टेंस और डिपॉजिट फ्रेंचाइज का इम्पैक्ट। अब नेचुरली सवाल ये बनता है, इन तमाम ट्रेंड्स को देखते हुए फैसल बैंक की फ्यूचर प्रॉफिटेबिलिटी और आउटलुक कैसी लग रही है? और इसी पॉइंट पर मेपल लीफ ग्रुप का बैंक के शेयर्स बाय करने में इंटरेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बताना चाहता हूँ। रीसेंट वॉर में PSX की करेक्शन के बाद उन तमाम लोगों के लिए जिन्होंने किसी भी वजह से PSX की 2024 या फिर 2025 की जर्नी मिस कर दी थी, उनके लिए एक सिमिलर अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो रही है। और इस एस्पेक्ट को हमने फुल डिटेल में एक्सप्लेन किया है कि कैसे हिस्ट्री बताती है कि ऑयल शॉक्स के टाइम पे PSX में इन्वेस्टमेंट करना नेक्स्ट फ्यू ईयर्स में कितने अच्छे रिजल्ट्स दे सकती है। 100% गारंटी तो किसी भी चीज़ की नहीं होती, बट फेमस थिंकर मार्क ट्वेन कहते हैं, हिस्ट्री डजंट रिपीट इटसेल्फ बट इट ऑफन राइम्स। 2025 में PSX की परफॉर्मेंस और हमारी परफॉर्मेंस आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अगर आप इस अपॉर्चुनिटी को समझना और मज़ीद डिटेल में अंडरस्टैंड करना चाहते हैं, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पहले लिंक पर जाकर हमारी एजुकेशनल रिसोर्सेज और SCCP रजिस्टर्ड सर्विसेज एक्सप्लोर कर सकते हैं। अब चलिए फ्यूचर आउटलुक और स्ट्रेटेजिक डेवलपमेंट्स की तरफ चलते हैं। अब अगर हम फैसल बैंक की फ्यूचर आउटलुक की बात करें, तो सबसे इम्पॉर्टेंट ट्रिगर जो मार्केट क्लोजली वॉच कर रही है वो है मेपल लीफ ग्रुप का फैसल बैंक में पोटेंशियल इन्वेस्टमेंट प्लान। मेपल लीफ की एक रीसेंट कॉर्पोरेट ब्रीफिंग आज से 2-3 महीने पहले, उसमें मैनेजमेंट ने एक्सप्लेन किया था कि पाकिस्तान जैसे हाई टैक्स इकोनॉमीज़ जहाँ पे टैक्स ऑलमोस्ट 45% तक चला जाता है, यहाँ पे लॉन्ग टर्म रिटर्न्स को मटीरियली इम्प्रूव करने के लिए बेस्ट तरीका होता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है बैंक से लोन लें, अपने पैसे कम से कम लगाएं, ताकि जो बैंक की फाइनेंसिंग कॉस्ट है वो आपके प्रॉफिट को रिड्यूस करे और आपको कम से कम जो है वो टैक्स पे करना पड़े। और इस स्ट्रैटेजी को बिजनेस टर्म्स में लेवरेज्ड बायआउट्स या लेवरेज्ड बेस्ड एक्सपेंशन या फिर बैंक से लोन ले लेना और फिर डिफरेंट बिजनेसेस और एसेट्स एक्वायर कर लेना, ये सोच के कि फाइनेंसिंग कॉस्ट आजकल कम है और जो मैं बिज़नेस बाय कर रहा हूँ उससे मुझे ज़्यादा रिटर्न आएगा और उससे टैक्स की पेमेंट भी कम हो जाएगी। और इसी वजह से ग्रुप पिछले कुछ सालों में अपनी एक्सपेंशन स्ट्रेटजी एग्रेसिवली परस्यू करता हुआ नज़र आ रहा है। सबसे पहले पायनियर सीमेंट की एक्विजिशन, फिर एग्रीटेक में रफली 40% ओनरशिप इस्टेब्लिश करना इन पार्टनरशिप विद फौजी फर्टिलाइज़र कंपनी, और अब पोटेंशियली फैसल बैंक में स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप।
यानी ग्रुप सिर्फ सीमेंट बिजनेस तक लिमिटेड नहीं रहना चाहता, बल्कि सिक्लिकल इंडस्ट्रीज़ के साथ साथ, क्योंकि सीमेंट एक सिक्लिकल इंडस्ट्री है, रिलेटिवली स्टेबल कैश जनरेटिंग बिजनेसेस में भी ओनर बनना चाहता है। और हिस्टोरिकली अगर आप पाकिस्तान में देखेंगे तो बैंकिंग और फर्टिलाइज़र जैसे सेक्टर्स स्टेबल बिजनेसेस में शुमार होते हैं, जबकि सीमेंट बिजनेस नेचुरली इकोनॉमिक साइकिल के साथ फ्लक्चुएट करता है। इंटरेस्टिंग चीज़ फैसल बैंक की शेयर प्राइस के लिए ये है कि 2022 में जब मेपल लीफ सीमेंट ने पायनियर सीमेंट में एग्रेसिवली बाइंग करना शुरू की, तो मार्केट को आइडिया होना शुरू हो गया कि फ्यूचर में फुल बाय आउट पाइपलाइन में हो सकता है, और उस एक्सपेक्टेशन की वजह से पायनियर सीमेंट ग्रेजुअली प्रीमियम वैल्यूएशन पर ट्रेड करना शुरू हो गया। आपने ये चीज़ खुद भी नोटिस की होगी कि कोई भी कंपनी अगर उसकी बिकने लगती है या उसमें कोई और प्लेयर जो है 30% या 40% स्टेक लेने जाता है या उसकी डी लिस्टिंग हो रही होती है, तो उसकी प्राइस एकदम बढ़ जाती है। और उसकी वजह यह है कि हमारी स्टॉक मार्केट में जिन प्राइसेस पे बिजनेसेस के शेयर्स ट्रेड हो रहे होते हैं, वो कंपेयर टू जो एक्चुअल बिजनेस ओनर्स होते हैं, जो ऑफ द मार्केट डील्स होती हैं, वो उससे कम होती है। और पीएसएक्स में माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए ये रूल्स हैं कि अगर कोई भी बड़ी कंपनी की एक्विजिशन हो रही होगी जो कि लिस्टेड है, तो जो न्यू बायर होगा उसको जिस प्राइस पे कंपनी बिक रही है टू द न्यू ओनर, वही प्राइस उसको माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स के 50% शेयर्स के लिए भी ऑफ़र करनी पड़ेगी। जैसे रिसेंटली जब पायनियर सीमेंट को मेपल लीफ ने एक्वायर किया और उसकी पर शेयर प्राइस कोई 400 रुपये के आसपास थी, तो माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स के पास भी जो पायनियर सीमेंट के शेयर्स थे, वो फिर मेपल लीफ ने उसका 50% पोर्शन उसी प्राइस पे उनसे बाई किया। सो सिमिलर रूल्स और एनालिसिस को अगर फैसल बैंक पे अप्लाई करें तो जनरली तो हमारी स्टॉक मार्केट में बैंकिंग सेक्टर जो है वो 7-8 पी रेशो पे चल रहा होता है। लेकिन अगर किसी को पता हो कि कोई कंपनी एक बैंक में मेजर पार्टनर बनने जा रही है और उसके हिसाब से कि किसी बैंक को अगर 10 पी रेशो पे भी बाय कर लिया जाए, क्योंकि बैंकिंग बिजनेस काफ़ी प्रॉफिटेबल है पाकिस्तान में, तो फिर हो सकता है इस चीज़ को देखते हुए मार्केट भी फैसल बैंक के शेयर्स को, जैसे ही उसे इंडिकेशन मिलेगी कि मेपल लीफ ग्रुप जो है इसमें काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड है, हो सकता है वो भी एक प्रीमियम पे ट्रेड होने लग जाए। और मैं आपको तरीका भी बताता हूँ कि कैसे आप चेक कर सकते हैं कि मेपल लीफ फैसल बैंक के शेयर्स किस स्पीड से बाय कर रहा है। अगर आप फैसल बैंक के शेयर होल्डर हैं तो एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये भी है कि आप अपडेटेड शेयर होल्डिंग पैटर्न रेगुलरली ट्रैक कर सकते हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट शेयर होल्डर राइट होता है, लेकिन अक्सर रिटेल इन्वेस्टर्स इसके बारे में डिटेल से अवेयर नहीं होते। कंपनी रजिस्ट्रार के थ्रू शेयर होल्डर्स एक थोड़ी सी फ़ी पे करके अपडेटेड ओनरशिप स्ट्रक्चर रिक्वेस्ट कर सकते हैं, जहां आप देख सकते हैं कि स्पॉन्सर्स के पास कितने शेयर्स हैं, इंस्टीट्यूशंस के पास कितने शेयर्स हैं और मेजर शेयर होल्डर्स के पास कितने शेयर्स हैं। और अगर कोई स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर या इंस्टीट्यूशन ग्रेजुअली अपनी पोजीशन बिल्ड कर रहा हो तो उसका ट्रेंड भी ऑब्जर्व किया जा सकता है। एज अ माइनॉरिटी शेयर होल्डर ये सिर्फ एक फॉर्मल राइट नहीं बल्कि एक यूज़फुल एनालिटिकल टूल भी है। अब अगर हम 2026 की एनालिटिकल आउटलुक को नंबर्स में देखें तो मैनेजमेंट के रीसेंट कॉर्पोरेट ब्रीफिंग के मुताबिक डिपॉजिट्स रफली 1500 अरब रुपए के आसपास रह सकते हैं, और अगर करंट अकाउंट मिक्स अराउंड 40% मेंटेन रहता है तो तकरीबन 600 अरब रुपीस की लो कॉस्ट फंडिंग बैंक के पास अवेलेबल हो सकती है। और बैंकिंग बिजनेस में इसी चीज़ का डायरेक्ट इम्पैक्ट प्रॉफिटेबिलिटी पर आता है। अगर इंटरेस्ट रेट 11% के अराउंड रहते हैं तो नेट इंटरेस्ट इनकम 2026 में रफली 82 से 84 बिलियन रुपीस की रेंज में एक्सपेक्ट की जा सकती है। लेकिन बैंकिंग बिजनेस सिर्फ फाइनेंसिंग इनकम तक लिमिटेड नहीं होता। बैंक्स फ़ी इनकम, डेबिट और क्रेडिट कार्ड चार्जेस, एटीएम ट्रांजैक्शन फ़ीस, रेमिटेंस फ़ीस, ट्रेड फाइनेंस, लॉकर चार्जेस और ब्रांच बैंकिंग सर्विसेज से भी मीनिंगफुल नॉन मार्कअप इनकम जनरेट करते हैं। और इसी वजह से नॉन मार्कअप इनकम भी रफली 2026 में 24 से 26 बिलियन रुपीस की रेंज में हो सकती है। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, सैलरीज, ब्रांच ऑपरेशंस और आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट्स की वजह से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो हैं वो रफली 60 से 65 बिलियन रुपीस की रेंज में एक्सपेक्टेड हैं। सो प्रॉफिट बिफोर टैक्स रफली 40 से 43 बिलियन रुपीस और टैक्स एडजस्ट करने के बाद प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अप्रॉक्सीमेटली 19 to 20 बिलियन रुपीस की रेंज में एस्टिमेट किया जा रहा है।
जिसे पर शेयर में कन्वर्ट करें तो ये रफली 13 से 14 रुपये पर शेयर बन जाता है। एक्सपेक्टेड डिविडेंड भी आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये तमाम नंबर्स अजम्पशन बेस्ड एनालिटिकल सिनेरियोज हैं। एक्चुअल रिजल्ट्स, पॉलिसी रेट, डिपॉजिट ग्रोथ, इकोनॉमिक कंडीशंस और ब्रॉडर बैंकिंग स्प्रेड्स की वजह से मटीरियली डिफरेंट हो सकते हैं। Full disclaimer, this is not financial advice. Please consult your financial advisor before making any investment decisions. First understand, then verify and then invest. ये 3 स्टेप फ्रेमवर्क आप फॉलो करेंगे तो रिजल्ट्स इन्वेस्टिंग के काफ़ी अच्छे होंगे। इस अंडरस्टैंडिंग के सफ़र में अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अब बात करते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट रिस्क्स और ग्राउंड रियलिटीज़ की। हर बिजनेस स्टोरी की तरह फैसल बैंक के केस में भी कुछ वेरिएबल्स हैं जिन्हें इग्नोर नहीं किया जा सकता, और यहाँ सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर मेपल लीफ ग्रुप की एक्सपेंशन स्ट्रेटजी से रिलेटेड है। मेपल लीफ ने पायनियर सीमेंट एक्विजिशन के लिए रफली 80 से 90 अरब रुपए के लोन ऑलरेडी ले लिए हैं। इसके अलावा एग्रीटेक में मॉडर्नाइजेशन और प्लांट अपग्रेड प्लान्स भी ऑनगोइंग हैं, जहां फर्टिलाइज़र सेगमेंट की एफिशिएंसी इम्प्रूव करने के लिए एडिशनल इन्वेस्टमेंट और पोटेंशियली फर्दर लोन्स की ज़रूरत पड़ सकती है। यानी ग्रुप साइमल्टेनियसली मल्टीपल लार्ज स्केल प्रोजेक्ट्स एग्जीक्यूट कर रहा है हैवी बोरोइंग करके, और इसमें इनका इस्लामाबाद वाला हॉस्पिटल भी इंक्लूडेड है। दूसरी तरफ मैक्रो इन्वायरमेंट भी इम्पॉर्टेंट है। रीसेंट जियो पॉलिटिकल टेंशन, स्पेशली ईरान यूएस रिलेटेड डेवलपमेंट्स की वजह से ग्लोबल एनर्जी प्राइसेस वॉलेटाइल रही हैं, और पाकिस्तान जैसी इकोनॉमीज़ जो इंपोर्टेड फ्यूल पर डिपेंड करती हैं और उन पर डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है इस चीज़ का, उससे फ्यूचर की फाइनेंसिंग कॉस्ट और जो करंट बिजनेस के प्रॉफिट्स हैं वो भी अफेक्ट हो सकते हैं। सीमेंट इंडस्ट्री के लिए एनर्जी ऑलरेडी मेजर प्रोडक्शन कॉस्ट होती है, और जब एनर्जी प्राइसेस इंक्रीज़ करती हैं तो प्रॉफिट्स प्रेशर में आ सकते हैं। इसी तरह इंक्रीज़ इन इन्फ्लेशन की वजह से एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, ट्रांसपोर्टेशन और डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट्स, इनमें भी इंक्रीज़ आ सकता है। और अगर इंटरेस्ट रेट्स बढ़ गए या तेज़ी से नीचे नहीं आए तो हैवी बोरोइंग्स प्रॉब्लमेटिक हो सकती हैं। फैसल बैंक के कोर बिज़नेस की बात करें तो फैसल बैंक का कोर बैंकिंग बिजनेस भी एग्रेसिवली एक्सपैंड कर रहा है। बैंक अब तक 900 ब्रांचेस का माइलस्टोन क्रॉस कर चुका है, और मैनेजमेंट का टारगेट है 1000 प्लस ब्रांचेस तक नेटवर्क को एक्सपैंड करना, क्योंकि अल्टीमेटली बैंकिंग इंडस्ट्री में लॉन्ग टर्म स्ट्रेंथ का मेजर ड्राइवर होता है डिपॉजिट फ्रेंचाइज, जैसे मैंने आपको बताया। और लार्जर ब्रांच नेटवर्क जनरली डिपॉजिट्स, कस्टमर तक रीच और लो कॉस्ट फंडिंग यानी कि करंट अकाउंट्स को सपोर्ट करते हैं। तो आज की वीडियो में हमने फैसल बैंक के बिज़नेस को डिटेल में ब्रेक डाउन किया। हमने डिस्कस किया इस्लामिक बैंकिंग कन्वर्जन और उसकी इकोनॉमिक्स, करंट अकाउंट्स की इम्पोर्टेंस, डिपॉजिट फ्रेंचाइज की इम्पोर्टेंस और वो होता क्या है, मेपल लीफ ग्रुप का स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट और 2026 की आउटलुक भी। साथ ही हमने ये भी समझा कि बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ के साथ एग्जीक्यूशन रिस्क्स और मैक्रो रियलिटीज़ को समझना भी इक्वली इम्पॉर्टेंट होता है। अगर आप भी चाहते हैं कि ऐसे ही बिज़नेस साइकिल्स और पाकिस्तान के टॉप सेक्टर्स को एक ओनर के नज़रिए से समझ लें, तो जॉइन अस ऑन दिस मिशन, एक्सप्लोर आवर सर्विसेज एंड एजुकेशनल मटेरियल एंड प्री रजिस्टर फॉर इन्वेस्टिंग मास्टर क्लास 6.0, जहां मैं आपको रियल वर्ल्ड केस स्टडीज़ के ज़रिए ये सिखाऊंगा कि कैसे हम टॉप परफॉर्मिंग स्टॉक्स आइडेंटिफाई करते हैं और हर साइकिल के अंदर नेक्स्ट बेस्ट अपॉर्चुनिटी कैसे ढूंढते हैं। क्योंकि फाइनेंशियल लिटरेसी का असूल है, एक इंसान जितना मर्ज़ी कमा ले, जब तक एसेट्स नहीं बनते आप फाइनेंशियली फ्री नहीं हो सकते। और एसेट्स बनाने का वन ऑफ द बेस्ट वेज इज़ इन्वेस्टमेंट करने की आदत को अडॉप्ट कर लेना। सी यू इनसाइड। अब मैं आपसे 2 सवाल पूछना चाहता हूँ और आपने मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना है। फर्स्ट, फैसल बैंक का बिज़नेस मॉडल समझने के बाद आपको सबसे बड़ा रीज़न क्या लगता है जो कि फ्यूचर में भी फैसल बैंक के प्रॉफिट्स को इंक्रीज़ कर सकता है? डिपॉजिट्स की ग्रोथ, हाई करंट अकाउंट्स या फिर कुछ और सेकंड सवाल जो आपने मुझे कमेंट्स में बताना है, आपको क्या लगता है मेपल लीफ फैसल बैंक में पार्टनरशिप स्टेक कितनी जल्दी और स्मूथली अचीव कर सकता है आफ्टर कंसिडरिंग ऑल द रियलिटीज़ एंड पॉसिबिलिटीज़? कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अपना बहुत ख्याल रखिए और ट्रिपल कंपाउंडिंग का कॉन्सेप्ट अपनी लाइफ में ज़रूर इम्प्लीमेंट करें। और बैंकिंग सेक्टर में एक और टर्न अराउंड स्टोरी 2025 का वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग बैंक ऑफ पंजाब पे आप ये वीडियो देखें। मैं हूँ आपका इन्वेस्टिंग फ्रेंड और कंपेनियन अब्दुल रहमान नजम,
और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो मुलाकात होगी एक नए सेक्टर के साथ, एक नए पर्सपेक्टिव के साथ।